अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए रिवीज़न क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 6 तक जो भी मारूज़ी सवालात हो या मुख्तसर सवालात हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए नहायत ही अहम है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो जो पॉइंट मैं बोलूँ बीच बीच में वो आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम होगा। तो चलिए हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ स्टार्ट दिस क्यूज़, स्टार्ट क्विज़ इन ग्रुप। तो मुझे खुद खेलना है, तो स्टार्ट दिस क्विज़, उसके बाद आई एम रेडी। थोड़ा वेट करें आप। चलिए, तो सबसे पहले तो हम सबक नंबर 1 जिसका नाम नज़ीर अहमद की कहानी है, जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है, वहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए। जी हाँ, तो आप बताइए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है वो 1885 ईस्वी में पैदा हुए। हालांकि आपकी किताब में 1883 भी दिया गया है जो तज़किरा नवैसियों के मुताबिक है, तो मैं 1885 पर क्लिक कर दिया। देखिए सही हो गया। आगे है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। जी हाँ, नज़ीर अहमद की पैदाइश आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता पूछ दे तो इनकी पैदाइश जो है वो 1836 ईस्वी में हुई थी। आगे है नज़ीर अहमद के पहले नावल का क्या नाम है। जी हाँ, तो नज़ीर अहमद के पहले नावल का नाम मिरातुल उरूस है, और ये क्लास 10th का सवाल है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था। तो जी हाँ, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम आपको तो मालूम ही होगा, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। आगे है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश किसके ज़ेरे साए हुई थी। तो आपको तो मालूम ही होगा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश जो है वो उनके फूफी ने किया था। आगे देखिए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पहली बीवी का क्या नाम था। इन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी जो की थी वो 1908 ईस्वी में की थी, और वो अपने चचा के लड़की से। तो उसका नाम क्या था वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो उनकी पहली बीवी का नाम जो है वो नसीमा सुल्ताना था। आगे है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी का नाम क्या है। तो पहली बीवी इंतकाल कर गई, तो उनके इंतकाल के बाद इनका दूसरा निकाह जो है वो पहली बीवी की बहन ही से, यानी हमीदा सुल्ताना उसका नाम था, उनसे हुई थी। तो पहली बीवी जो नसीमा सुल्ताना थी उसकी दूसरी बहन यानी हमीदा सुल्ताना जो थी उससे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का दूसरा निकाह हुआ। तो हमीदा सुल्ताना हो गया। आगे देखिए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ। जी हाँ, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 में। तो वही याद रखना है आपको, 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को इनका वफ़ात हो गया। चलिए आगे है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शोहरत की वजह क्या है। तो आपको तो मालूम ही है, नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शोहरत की वजह है। आगे है फ़रहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह किसने कराई। तो सैयद वलीउल्लाह ने इन्हें बिस्मिल्लाह कराई थी। आगे है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जिस फूफी ने परवरिश किया उनका नाम क्या था। जी हाँ, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि इनकी परवरिश जो है वो इनके फूफी के ज़ेरे साए हुई थी। तो अब उनका नाम क्या था ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो उनका नाम था हुस्न जहाँ बेगम। जी हाँ। आगे देखिए फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद का क्या नाम था। तो डिप्टी नज़ीर अहमद इनके उस्ताद का नाम था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ़रहतुल्लाह बेग किसके शागिर्द थे। तो किसके शागिर्द थे, डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। और फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद का क्या नाम है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद नाम है। आगे देखिए फ़रहतुल्लाह बेग कुरान किससे पढ़ा। जी हाँ, तो मौलाना कमरुद्दीन से इन्होंने कुरान पढ़ा था। हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, लेकिन अगर गलती होगी तो यहाँ सही का निशान लग ही जाएगा। देखिए जैसे मिसाल के तौर पर नज़ीर अहमद की कहानी किसने लिखा, तो मुझे पता है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा था, लेकिन मैं सर सैयद अहमद ख़ान पे लिखता हूँ। तो देखिए किस तरह से निशान आएगा, रेड कलर का आ गया ना। तो इसी तरह से गलती होगी तो इस तरह से निशान लग जाएगा। आगे है उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। तो डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी जो है वो क्या कहते हैं, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका है। आगे है उर्दू के पहले खाका निगार कौन है। ये आप एग्ज़ाम में याद रखें,
पहले खाका निगार पूछा जा रहा है तो फरहतुल्लाह बेग है, और पहला नाविल निगार पूछे जैसा कि आगे आएगा वो सवाल, तो वो नाविल निगार नून से शुरू होता है तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद हो जाएंगे। देखिए ये सवाल क्या है, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि ये भी पूछा जा सकता है, तो कौन थे? उस्ताद थे। 1 मिनट, इधर शायद गलती हो गई थी क्या? चलिए आगे देखिए, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे? तो मियाँ दानी जो थे वो फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में थे। आगे है नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ मैं जस्ट बताया था अभी, कोई आएगा आगे, तो नून से नज़ीर और नून से नाविल, तो नाविल से था। ठीक है, इसी तरह आप याद रखेंगे। फरहतुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो इनका ताल्लुक़ खाका से है। आगे देखिए, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे? एक मियाँ दानी भी है और एक मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग है। तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की यहाँ बात हो रही है, तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है वो आराब की गलतियाँ करते थे, यानी ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ करते थे। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हम खाका कहते हैं। आगे है मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? देखिए आप, मियाँ दानी आ गया, पहले फरहतुल्लाह बेग थे तो वो आराब की गलतियाँ कर रहे थे, तो ये ऑप्शन एराब की गलत हो गया। उसके बाद इमला, वाहिद जमा, मुहावरे और नज़्म को नस्र कर देना, तो जी हाँ नज़्म को नस्र कर दिया करते थे। कौन? मियाँ दानी। आगे आप देखिए दूसरा सबक शुरू हो गया। ख्वाजा हसन नज़ामी कब पैदा हुए? जी हाँ आप बताएं, ख्वाजा हसन नज़ामी कब पैदा हुए थे? ख्वाजा हसन नज़ामी जो है वो ये 1878 ईस्वी में पैदा हुए थे। आगे देखिए, मिट्टी का तेल सबक किसने लिखा? तो मिट्टी का तेल सबक ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखा। ख्वाजा हसन नज़ामी के माँ बाप ने क्या नाम रखा? इनका 3 नाम रखा गया था, तो इनके सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है माँ बाप ने क्या नाम रखा है। एक मामू जान ने भी नाम रखा था और एक अल्लामा इकबाल ने भी नाम रखा था। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, इनके माँ बाप ने क्या नाम रखा था? तो इनके माँ बाप जो है वो कासिम अली नाम रखे थे। और ख्वाजा हसन नज़ामी के मामू ने क्या नाम रखा था? तो इनके मामू जो है वो अली हसन नाम रखे थे। और अब आएगा अल्लामा इकबाल का। जी यहाँ आ गया ना, ख्वाजा हसन नज़ामी नाम किसने रखा? तो ख्वाजा हसन नज़ामी नाम जो है वो अल्लामा इकबाल ने रखा था। ये सब याद रखा करें। आगे है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सवानेह किसने लिखी? तो किसने लिखी? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखी। ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ? तो 31 जुलाई 1955 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था। तो इसका सही जवाब, जी मैं गलत निशानी लगा दिया, मुझे पता था फिर भी। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी अपनी कब्र कितने साल पहले तैयार करा ली थी? तो जी हाँ, ये इन्होंने जो है वो अपने मरने से पहले यानी 50 बरस पहले ही इन्होंने अपनी कब्र तैयार करा ली थी। आगे है सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? यानी अब तीसरा सबक जिसका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, वहाँ आ गए। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है वो 22 नवंबर 1884 ईस्वी को पैदा हुए थे। आगे है सैयद सुलेमान नदवी किस रियासत से? रियासत का मतलब क्या हुआ? रियासत का मतलब हुआ राज्य। तो किस राज्य से ताल्लुक़ रखते थे? तो रियासत बिहार। आगे हैं सैयद सुलेमान नदवी किस ज़िला में पैदा हुए? तो नालंदा ज़िला में पैदा हुए थे। 1 मिनट, नालंदा ज़िला में पैदा हुए थे। आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? तो जी हाँ, इनके वालिद का नाम जो है वो हकीम सैयद अबुल हसन था। जी हाँ। आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम के लिए कहाँ गए? तो आला तालीम की बात हो रही है, तो आला तालीम के लिए इन्होंने नदवतुल उलमा यानी दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए थे। और नदवी इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि वहाँ से नदवतुल उलमा से जो तालीम हासिल करते हैं उन्हें नदवी कहा जाता है। आगे है सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून पटना के किस रिसाला में निकला? तो अलपंच रिसाला में इनका पहला मजमून निकला था। आगे है मजमून आखिरी वक्त कब शाये हुआ? तो देखिए, मजमून आखिरी वक्त जो है वो 1902 ईस्वी में शाये हुआ। लेकिन अब कहेंगे आपकी किताब में तो लिखा नहीं है, तो आप किताब खोलेंगे पेज नंबर 15, तो उसमें लिखा है साफ साफ 1902 ईस्वी में इनका पहला मजमून पटना के रिसाला अलपंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ। और उसी साल लाहौर में इनका एक मजमून आखिरी वक्त शाये हुआ। तो उसी साल का मतलब 1902, समझ गए। आगे हैं इनमें से कौन सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हुए? तो शिबली नोमानी जो है ये सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हुए।
सैयद सुलेमान या सैयद और बड़ी शीन से शिबली, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? तो 23 नवंबर 1953 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था। और सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो कराची में हुआ था। ठीक है, ये सब बातें आप याद रखें। आगे है सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? तो 4 ज़बानों के। और वो 4 ज़बानें कौन है? आगे आएगा, ये आ गया ना। सैयद सुलेमान नदवी किन किन ज़बानों के माहिर थे? तो अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, इन चारों ज़बान के माहिर थे। आगे है लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो अरबी और हिंदुस्तानी ज़बान, फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में इस्तेमाल होता है। आगे है उर्दू के किस नसर निगार को मुसव्विर फ़ितरत कहा जाता है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी को मुसव्विर फ़ितरत कहा जाता है। ये सब सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ डाला हूँ। गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने पेश किया था। आगे है ख्वाजा हसन नज़ामी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो किस ख़ानदान से? तो निज़ामुद्दीन औलिया ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। जिस शेर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसको हम किस तरह का मज़मून कहते हैं? तो तनक़ीदी मज़मून कहते हैं, याद रखें। ज़ैल के किस अदीब ने अपनी मौत से 50 सालों कब्ल ही अपनी कब्र तैयार करा ली थी? तो ये ख्वाजा हसन नज़ामी ने तैयार करा ली थी। बीच में आ गया ये ख्वाजा हसन नज़ामी के सबक से, वो सेट करने में शायद गलती हुई होगी। आगे है नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? तो अन-नदवा, याद रखें, अन-नदवा रिसाले की क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने क्या है? नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? तो अन-नदवा रिसाले की इदारत की थी। ठीक है। आगे है शिबली नुमानी के वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनका नामुकम्मल तसनीफ़ था, किन का? शिबली नुमानी का, उसी को इन्होंने मुकम्मल किया था। आगे है फतूर के क्या माने हैं? तो फतूर के माने तोड़ना के आते हैं, समझे। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो फतूर कहते हैं। आगे देखिए नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह है साद से। अहदी के क्या माने हैं? एक ज़बर के साथ। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने ज़बर ज़ेर पेश लगा कर यहाँ पर दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो एक ज़बर के साथ अगर अहदी रहे तो इसका माने क्या होगा? तो इसके माने सुस्त और काहिल दोनों होगा। ठीक है, एक ज़बर के साथ रहे तो, और दोनों ज़बर के साथ यानी हमज़ा पर भी ज़बर और हा पर भी ज़बर रहे तो उसका मतलब होता है एक या अकेला कह ले, वो होता है। ठीक है, ये सब मारूज़ी सवालात में आ सकते हैं या फिर मुख्तसर सवालात में भी आ सकते हैं 2 मार्क्स वाले में। सैयद सुलेमान नदवी की तहरीरों का ख़ास मैदान क्या था? तो सैयद सुलेमान नदवी का तारीख़ इस्लाम। आगे है रॉकफेलर किस चीज़ का तिजारत करके अमीर बना? तो आपको तो मालूम ही होगा, मिट्टी का तेल। वज़ीर आगा कब पैदा हुए? जी हाँ, वज़ीर आगा कब पैदा हुए? अब हम चले आए इंशाइया क्या है वहाँ चले आए। तो वज़ीर आगा कब पैदा हुए थे? 1922 ईस्वी में पैदा हुए थे। आगे है वज़ीर आगा आला तालीम के लिए कहाँ गए? तो आला तालीम के लिए ये कहाँ गए थे मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद ये गए थे गवर्नमेंट कॉलेज कराची, पटना, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए थे। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ से है? तो शायरी से भी है, तनक़ीदी से भी है और इंशाइया निगारी से। आप किताब खोले, पेज नंबर 20 में जाए और वहाँ साफ साफ लिखा है वज़ीर आगा एक साथ नक़ाद, शायर और इंशाइया निगार है। सबसे पहले यही लिखा हुआ है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा सही? सभी हो जाएगा। आगे देखिए वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है वो खाका, इंशाइया, नावल, अफसाना नहीं, यहाँ पर मज़मून होनी चाहिए क्योंकि वज़ीर आगा जो है वो उनका ताल्लुक़ मज़मून से है। खैर, इसमें इंशाइया गलत दिया गया है, आप गौर न करेंगे। इंशाइया की सिन्फ़ है, इंशाइया की सिन्फ़ है नसरी। आगे देखिए इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या है? तो एक इजाफ़ी खूबी तंज़ो मज़ाह है। तंज़ो मज़ाह हंसी मजाक का पहलू जिसे कहते हैं। तंज़ो मज़ाह इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी है। यह कौल किसका है? तो यह जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। इंशाइया की सिन्फ़ किस मोड की पैदावार है? तो शगुफ्ता मोड की पैदावार है।
आगे है इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ अलग करती है, तो गैर रस्मी तरीक़ाकार जो है वो इंशाइया को दीगर असनाफ से अलग करती है। इंसान की पहली हिजरत क्या है, तो पहली हिजरत क्या है, इनकी ज़िंदगी है। और आखिरी हिजरत क्या है, यहाँ सवाल आएगा आगे। जन्नत से हुक्म सफ़र किसको हुआ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ। मगरिब जिसे हम पश्चिम कहते हैं, तो मगरिब यानी पश्चिम को किसकी अलामत कहा जाता है, तो ग़ुलामी की अलामत कहा जाता है। देखिए यहाँ ये जो सवाल था इंसान की पहली हिजरत क्या है, तो आखिरी हिजरत अगर आवे तो मौत होगी और पहली हिजरत ज़िंदगी। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महुए सफ़र रहती है, ऑप्शन में देखें अमेरिका की मौसमी मुर्गाबिया, लंदन की मौसमी मुर्गाबिया, साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया और अरब की मौसमी मुर्गाबिया। तो इससे ऑप्शन के हिसाब से तो ये तो पता चल गया कि मौसमी मुर्गाबिया ही होगी, लेकिन अब कहाँ की होगी ये भी बात आप याद रखें। तो सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महुए सफ़र रहती है, साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया जो है वो महुए सफ़र रहती है। हिजरत सबक किसने लिखा है, अब हम आ गए अगला सबक में, यानी 5वां सबक, जिसके लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है। आगे देखिए अहमद जमाल पाशा कहाँ दफन किए गए, जी हाँ कहाँ दफन किए गए, तो तिलहट्टा सिवान में। और कब इनकी वफ़ात हुई थी, तो इनकी वफ़ात जो है 28 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी और 29 सितंबर को तिलहट्टा सिवान में इनको दफन कर दिया गया था। अहमद जमाल पाशा की तहरीरों का ख़ास मैदान क्या था, तो वहाँ पे सैयद सुलेमान नदवी की तहरीरों का ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था। और इनका पूछ रहा है तो इनका तंज़ो ज़राफ़त था। ठीक है, यही सब बात आप याद रखें। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महुए सफ़र रहती है, ये दूसरी मरतबा आ गया, साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए, तो अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर महल्ला नहीं पूछा जा रहा है। तो अहमद जमाल पाशा जो है वो इलाहाबाद में पैदा हुए, लेकिन महल्ला अगर पूछ देता, एक मिनट, खुल्दाबाद, यहाँ पर सवाल देने में मैंने गलती किया है, क्योंकि अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए सीधा है, तो यहाँ पर होनी चाहिए था इलाहाबाद, और महल्ला अगर पूछा जाए तो खुल्दाबाद होगा। तो देखें यहाँ पर खुल्दाबाद ठीक हुआ। आगे है शजाअत हुसैन ने अपने मकान का क्या नाम रखा, तो अपने मकान का नाम इन्होंने सरवरी मंजिल रखा। अहमद जमाल पाशा मुस्तकिल क़याम के लिए कहाँ गए और कब गए, जी हाँ तो सिवान में गए, ये तो क्लियर है, 1976 में गए। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था 28 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था और 29 सितंबर को इनकी तदफीन अमल में आई थी। अहमद जमाल पाशा को सागर सूरी अवार्ड कब मिला, तो इन्हें जो है वो सागर सूरी अवार्ड जो है वो 1986 ईस्वी में मिला था। बागो बहार, अब हम आ गए दास्तान बागो बहार, जहाँ से बहुत सारे सवालात आपको मिलेंगे। जिसके लिखने वाले कौन हैं, जिसके लिखने वाले मीर अमन दहलवी हैं। तो याद रखें यहाँ से बहुत सवालात आते हैं। 83 से आगे मतलब मुझे लगता है कि बागो बहार से ही सवाल इसमें मौजूद है। बागो बहार क्या है, तो ये एक दास्तान है। आगे देखिए बागो बहार किसने लिखा, तो मीर अमन दहलवी ने लिखा। यहाँ से कोई भी सवाल आ सकता है, कोई ठीक नहीं है, जो आ सकता है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बागो बहार किस ज़बान में है, जी हाँ तो किस ज़बान में है, तो याद रखिए बागो बहार जो है वो उर्दू ज़बान में है, लेकिन ये जो है फ़ारसी ज़बान में। कुछ बच्चे कहते हैं फ़ारसी ज़बान में, जी हाँ फ़ारसी ज़बान में था, लेकिन कब, जब इनका नाम क़िस्सा चहार दरवेश था, क्योंकि क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जमा किया गया है ना, तब ना बागो बहार नाम रखा गया। तो जब क़िस्सा चहार दरवेश नाम था तो इनका नाम जो था वो अमीर खुसरू क़िस्सा चहार दरवेश के मुसन्निफ़ थे, लेकिन उसका उर्दू में तर्जमा किए ये बागो बहार हुआ उसका नाम। तो उसके तर्जमा करने वाले कौन थे, मीर अमन दहलवी थे, तो उर्दू में तर्जमा किए थे, याद रखें। बागो बहार किसका तर्जमा है, देखिए आ गया ना, मैं अभी जस्ट बताया था। तो बागो बहार जो है वो क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। मीर अमन का तखल्लुस क्या था, तो याद रखिए आपकी किताब में जो है वो लुत्फ़ दिया गया है। हालांकि जब 50 मार्क्स का मतलब जब इंटर में था उर्दू, तो उसमें मीर अमन में अमन था, लेकिन आपकी किताब में लुत्फ़ दिया गया है, इसलिए लुत्फ़ होगा। ठीक है, और लुत्फ़ ही सही है क्योंकि इनके शेर से भी पता चलता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन थे, तो जॉन गिलक्रिस्ट थे। मीर अमन दहलवी जॉन गिलक्रिस्ट तक किसके ज़रिए पहुँचे, तो मुंशी मीर बहादुर के ज़रिए पहुँचे थे।
मीर अमन देहलवी को फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने रुपये का महाना मिलता था? याद रखें, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जब वो वहाँ थे तो इनको महीना में कितने रुपया मिलता था, तो 40 रुपया मिलता था, याद रखें। और आगे एक और सवाल आएगा, वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। खैर पहले ये सवाल देखें, मीर अमन देहलवी के अहलो अयाल कितने थे? अहलो अयाल के मतलब कि उनके घर में छोटे बड़े मिलाकर कुल कितने लोग थे? तो 10 थे। आगे है, मीर अमन की शोहरत किस वजह से हुई? तो बागो बहार की वजह से हुई। आगे है, बागो बहार कब मुकम्मल हुई? तो देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूज बच्चे करते हैं। मीर अमन की शोहरत की वजह क्या है? बागो बहार है। ये किताब मुकम्मल हुई 1801 में। 1801 में मुकम्मल हुई, लेकिन उस वक्त इसका नाम किस्सा चहार दरवेशी था, समझे। जब इस पर नज़र सानी पड़ी तब ये मुकम्मल तौर से ये क्या कहते हैं 1802 में इस पर नज़र सानी हुई और 1804 में फिर ये छापा खाना मतलब कलकत्ता के छापा खाना में तबाह हुई। तो इस बात को आप याद रखें, 1801 में मुकम्मल हो गई थी, ठीक है। आगे बागो बहार का कितना नंबर मिलता है? तो 1217 मिलता है। अब ये कैसे आया? तो अबजद इदरीसी का मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा 1217 हुआ। आगे है, बागो बहार पहली मरतबा कहाँ छपी? तो अभी जस्ट बताया था, कलकत्ता में छपी थी। मीर अमन देहलवी किस कॉलेज से वाबस्ता रहे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता रहे। किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ कौन सी है? तो दास्तान जो है वो सबसे पुरानी सिन्फ है। बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? किस्सा चहार दुर्वेश। चहार का मतलब 4 होता है, इसलिए बागो बहार में 4 दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो हिंदुस्तान से था। आगे है, बागो बहार के अलावा मीर अमन देहलवी की दूसरी किताब का नाम बताइए। तो जी हाँ, गंजे खूबी जो है वो इनकी दूसरी किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? तो ये कलकत्ता में कायम हुआ। अलिफ लैला क्या है? जी हाँ, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो अलिफ लैला जो है ये एक दास्तान है। अगर आपने दास्तान की वीडियो नहीं देखी तो इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आप ज़रूर देखा करें। जिनों के बादशाह का नाम क्या था? जब आप वही जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी पार्ट 1 आप देखेंगे बागो बहार दास्तान बागो बहार का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उनके मतलब जिनों के बादशाह का क्या नाम था। तो मलिक सादिक जो है वो जिनों के बादशाह का नाम था। शहजादा के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो दोस्ती का रिश्ता था। शहजादा ने अंधे फ़कीर को कितने अशरफिया देता है? तो 1 अशरफिया देता है, और उसके बाद जब कहानी सुनता है मतलब वो जो फ़कीर है वो और उनकी बेटी का, तब इनको मन चाहता है कि 20 अशरफिया और देता काश, तो 1 अशरफिया देता है। उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सी है? तो सबरस जो है वो पहली अदबी दास्तान है, जिसके लिखने वाले मुल्ला वजही हैं। या आगे अगला सवाल, सबरस के तख्लीक़कार कौन है? तो मुल्ला वजही जो है वो सबरस के तख्लीक़कार हैं। तुम क्या करते हो? कुछ सवाल जो है ये यहाँ पर कवायद से भी 2-3 है। तो तुम क्या करते हो के बाद देखिए कैसा निशान है, सवालिया निशान है ना। तो जब भी ये ऑप्शन में सवालिया रहे तो सबसे पहले आप देखें, अगर वहाँ पर सवालिया निशान लगा रहे तो आंख बंद करके सवालिया पर क्लिक कर दें, सही हो जाएगा। यह और वह कौन सी ज़मीर में आते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि यह आसिफ है और कह दूँ कि वह सुफियान है, तो इससे इशारा करके अगला को आप कह रहे हैं ना कि यह आसिफ है और वह सुफियान है, तो ये क्या हो जाएगा? इशारा हो जाएगा। आगे देखिए, इस्म की कितने किस्में हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखें इस्म की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। आपके दरसे किताब का नाम क्या है? जी हाँ, लास्ट सवाल है। आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है वो कहकशा हिस्सा दोम है। तो चलिए, ये रही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ देखिए कुल सवालात थे 111, जिसमें से मैंने 105 सही किया और 5 गलत किया, 1 मिस कर दिया मैंने। तो यहाँ सारा रिज़ल्ट आ गया। तो चलिए, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।